आज हम लोग सेल यूनिट ऑफ लाइफ के इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम होता क्या है उसके बारे में तो विस्तार से जानेंगे। इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम उसे कहते हैं वैसा इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर वो ऑर्गेनल आते हैं जिसका फंक्शन कोऑर्डिनेट होता है। क्या होता है? फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है। ऑर्गेनल व्हिच फंक्शन इज कोऑर्डिनेटेड, फंक्शन इज कोऑर्डिनेटेड। जिस ऑर्गेन का फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है वो ऑर्गेनल किस में आते हैं? इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर आते हैं। इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के एग्जांपल की बात की जाए तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। ये चार ऑर्गेनल है ना, इसका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है। इसीलिए चार ऑर्गेनल किसके अंदर आते हैं? इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इसका फंक्शन है ना कोऑर्डिनेटेड है। बाकी ऑर्गेनल के साथ ऐसा नहीं होता है। तो एग्जांपल में पूछ सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल आर अंडर द इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। तुम्हें पता रहेगा तो सही जवाब दोगे, नहीं पता रहेगा तो नहीं पता है कि क्या होगा। तो इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर कौन कौन ऑर्गेनल आते हैं? ईआर, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। क्या माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, ये इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर आते हैं? बिल्कुल नहीं आते हैं। ये दोनों इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर आते ही नहीं। लेकिन ये गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, ईआर, ये चारों इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर आते हैं। अब देखते हैं कि इसका फंक्शन कैसे कोऑर्डिनेटेड होता है। आ जानते हैं। देखो गोल्गी बॉडी, ईआर और वैक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग तो पढ़े ही हैं। ये देखो ये प्यारा सा सेल है, ठीक है ना। प्लांट सेल नहीं, एनिमल सेल इसको मानते हैं, ठीक है ना। एनिमल सेल है। कौन सा सेल है? एनिमल, जानवर का कोशिका एनिमल सेल है। इसके अंदर क्या होता है? बीच सेंटर में न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर होता है। दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। कितने मेम्ब्रेन से? दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। इसके अंदर क्या होता है? डीएनए या क्रोमोसोम होता है। और इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोलस। ये है ना जो आउटर मेम्ब्रेन है ना जो कंटीन्यूअस होता है। किससे कंटीन्यूअस होता है? ईआर से। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटीन्यूअस होता है, जुड़ा हुआ होता है। इंपॉर्टेंट बात है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ा हुआ होता है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? स्मूथ होते हैं। दूसरा क्या होता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक क्या होता है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा क्या होता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? रफ है। क्यों रफ है? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इसे प्रोटीन सिंथेसिस करना है। राइबोसोम का तो कम भी होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, पता है ना। हाँ, ये क्या है? ये राइबोसोम है। ये उनका उनका टाइप के है, दानेदार स्ट्रक्चर है। वो क्या है? वो राइबोसोम है। इसी का नाम ये क्या होते हैं? रफ होते हैं, खुरदुरा टाइप के होते हैं। आर ई आर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? स्मूथ है। स्मूथ, एस ई आर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, उसी के बगल में पड़ोसी में कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है? गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। ये क्या है? गोल्गी बॉडी। क्या है? गोल्गी बॉडी। और गोल्गी बॉडी के जस्ट बगल में कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है? लाइसोसोम पाया जाता है। क्या चीज पाया जाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर क्या भरा रहता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, पाचन करने वाला एंजाइम, पाचन करने वाला एंजाइम भरा रहता है। कौन सा एंजाइम भरा रहता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कौन सा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम।
कौन सा इंजन बना था? हाइड्रोलाइटिक इंजन। इसके आसपास वैक्यूल भी होता है। वैक्यूल के आउटर मेम्ब्रेन लोग क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? जो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है वैक्यूल, उसको क्या कहेंगे? टोनोप्लास्ट कहेंगे। वैक्यूल किसी ना गोलू सा स्ट्रक्चर होता है, गोल सा होता है। ये क्या है? वैक्यूल है। क्या है? वैक्यूल। वैक्यूल ये है वैक्यूल। भी है ये, ठीक है ना? ये क्या है? वैक्यूल। ये चारों का है ना, ये चारों का फंक्शन है ना, वो कोऑर्डिनेटेड होता है। मान लो कि ये प्रोटीन सिंथेसिस किया, प्रोटीन के मॉडिफिकेशन की जरूरत है, उसको थोड़ा और ठीक ठाक करने की जरूरत है, काम के लिए लाइक बनाने की जरूरत है, तो भेज देगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास। गोल्गी कॉम्प्लेक्स उसे थोड़ा मॉडिफाई करेगा, और जो भी वेस्ट मटेरियल है कहाँ भेज देगा? लाइसोसोम के पास। लाइसोसोम इसको डाइजेशन करेगा, और यहीं से ये वैक्यूल भी बनता है इसी के साथ। देखते हैं, जानते हैं क्या होता है? कौन क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ठीक है ना? पहला क्या था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा क्या था? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तीसरा क्या था? लाइसोसोम। चौथा क्या था? वैक्यूल। ये क्या है? ये चारों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आता है। क्यों आते हैं? क्योंकि इसका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है, एक के बाद एक फंक्शन करेगा। इसका थोड़ा सा काम ये कर लेगा। बिस्कुट फैक्ट्री के समझ लो, बिस्किट फैक्ट्री। बिस्किट फैक्ट्री के बारे में जानते हैं। मान लो कोई आटा गूंद रहा है या मैदा गूंद रहा है, फिर उसके बाद कोई बिस्किट बना रहा है, फिर कोई मशीन क्या कर रहा है? उसको पैकेजिंग कर रहा है। तो इस सब मशीन का ये मान लो गूंथ रहा है, आटा गूंथ रहा है या मैदा गूंथ रहा है, जो भी मटेरियल होता है वो कर रहा है, और उसके बाद ये कर रहा है बिस्किट बना रहा है। बिस्किट, ये मशीन क्या कर रहा है? बिस्किट बना रहा है। और ये क्या कर रहा है? पैकेजिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? पैकेजिंग कर रहा है। देखो सारे फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है, ये सारे फंक्शन, इसके बाद ये काम करेगा, इसके बाद ये काम करेगा। उसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये सारे के फंक्शन क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटेड होते हैं। इसीलिए वो क्या आता है? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर आता है। कौन से सिस्टम के अंदर आता है? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर आता है। पहला क्या था? ईआर था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर, ईआर मतलब क्या? इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन सा है? एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसईआर, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरईआर। एसईआर, आरईआर, ठीक है ना? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं? ये रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है, या क्या होता है? रेटिकुलर या नेटवर्क। और किसके नेटवर्क किसके होता है? जाल किसके होता है? ट्यूब्यूल के। ट्यूब्यूल क्या होता है? ट्यूब जैसा, ट्यूब्यूल कहाँ रहता है? स्कार्टेड, कहाँ फैला हुआ रहता है? कहाँ? साइटोप्लाज्म में। कहाँ? साइटोप्लाज्म। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल स्कार्टेड इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो ये सेल है, सेल समझते हो ना? कि पढ़ाए थे पहला लेक्चर, इसको हम डिटेल से पढ़ाए हुए हैं कि सेल क्या होता है, उसको फील करवाए हुए कि सेल आखिर होता क्या है। और नहीं समझ में आ रहा है तो पहला लेक्चर जाके देख लो ना। ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा होता है? पोरस स्ट्रक्चर होता है, राउंड पोरस स्ट्रक्चर। राउंड मतलब गोल, पोरस मतलब उसमें छिद्र होता है। ये छिद्र दिखाना है, ठीक है ना? उसको काट के हम बीच से ऐसे करके देखना है। ये गोल स्ट्रक्चर उसको काट दिए ऐसे देख रहे हैं, ठीक है ना? इसके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है या क्रोमोसोम होता है, और क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है, और क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जिसके अंदर सारा कुछ मौजूद होता है, तरल पदार्थ होता है, ठीक है ना? ये न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से कौन सा कंटीन्यूअस रहता है? ये देखो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटीन्यूअस विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना? ये कैसा ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर होता है, समझ लो ट्यूब की तरह होता है। इसको हम ऐसे काट के देख रहे हैं, ऐसे काट के देख रहे हैं, इसी की तरह ट्यूब की तरह नहीं दिख रहा है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना? और ये सब फैला रहता है कहाँ? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, इसे जो इलेक्ट्रॉन फील्ड पड़ रहा हुआ है उसे साइटोसोल कहते हैं, ठीक है ना? और सारी चीजें मिला होता है तो साइटोप्लाज्म कर दे, ठीक है? तो ये क्या होता है? स्टार्टेड होता है, फैला होता है। कहाँ फैला होता है? साइटोप्लाज्म में फैला होता है। कैसा होता है? नेटवर्क होता है, जाल की तरह होता है। कैसा होता है? जाल की तरह होता है। नेटवर्क ऑफ
नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, ऐसे भी कर सकते हैं 3D चैनल ऑफ मेम्ब्रेन, ऐसा भी कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, मतलब चैनल है, कनाल है, किसका कनाल है, मेम्ब्रेन है, कैसा 3 डायमेंशनल है, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों होता है, उसे 3 डायमेंशनल कहते हैं। ठीक है, ये जो है ना ये है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर भी कोई मटेरियल भरा रहता है, ठीक है ना, इसके बाहर भी रहता है साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म के 2 भाग में बांट देता है, देख रहे हो ना, एक अंदर वाला भाग है, एक बाहर वाला भाग है ना, तो ये साइटोप्लाज्म के 2 भाग कर देता है, डिवाइड कर देता है। कितने भाग में? 2 भाग में। कितने भाग में? 2 भाग में डिवाइड कर देना। कौन कौन सा? एक होता है ल्यूमिनल, एक होता है क्या होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमिनल मतलब क्या? जो इसके अंदर पाया जा रहा है, जो इसके अंदर मटेरियल पाया जा रहा है साइटोप्लाज्म का। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब क्या? जो इसके बाहर है, जो बाहर है एक्स्ट्रा बाहर, अतिरिक्त एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमिनल के अलावा जो है वो क्या है? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। और जो इसके अंदर पाया जा रहा है, दोनों के केस में हो सकता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिला के हम कह सकते हैं, ठीक है ना। रफ क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम पाया जा रहा है। राइबोसोम क्यों पाया जा रहा है? क्योंकि इसको प्रोटीन सिंथेसिस करना है। क्या करना है? राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना राइबोसोम का काम होता है, कि वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, ये क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देता है कितने भाग में? 2 भाग में। कौन सा? एक ल्यूमिनल, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब है ट्यूब्यूल है, बहुत सारे सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, मैट्रिक्स भरा, कोई मटेरियल भरा हुआ है, तो वो ल्यूमिनल कहलाएगा। जो बाहर का मटेरियल है उसे क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है, समझ में आया? ल्यूमिनल, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। अब क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? 2 भाग में। एक क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है लिपिड सिंथेसिस करना। कौन सा काम होता है? लिपिड सिंथेसिस करना। सिंथेसिस ऑफ क्या है? लिपिड। क्यों लिपिड सिंथेसिस करता है? मालूम है ना, सेल मेम्ब्रेन का चीज का बना होता है? हाँ, लिपिड का बना होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? ऑब्वियसली प्रोटीन सिंथेसिस करना, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम पाया जा रहा है, राइबोसोम का कर्मे है, कामे है। क्या काम है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। ये सिंथेसिस करता है, क्या चीज का सिंथेसिस करता है? लिपिड का। ये सिंथेसिस करता है, क्या चीज से सिंथेसिस करता है? प्रोटीन का। क्या चीज का? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या चीज का सिंथेसिस करता है? लिपिड का सिंथेसिस करता है। ये देखो, ये क्या है? एनिमल सेल है। क्या है? बाहर ले लेते हैं। एनिमल सेल है। क्या है? एनिमल सेल है, ठीक है ना, एनिमल सेल है। इसके अंदर क्या पाया जा रहा है? साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है। इसके बीच में क्या पाया जा रहा है? न्यूक्लियस पाया जा रहा है। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया की क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब 2 मेम्ब्रेन से घिरा होता है, 2 झिल्ली से घिरा हुआ होता है। न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन कंटीन्यूअस होता है। किससे कंटीन्यूअस होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंटीन्यूअस होता है, रफ स्मूथ दोनों हो जाता है, ठीक है। किससे कंटीन्यूअस होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंटीन्यूअस होता है। कंटीन्यूअस मतलब क्या है? उससे जुड़ा हुआ है, उसके साथ साथ मतलब उसके साथ कंटिन्यू है, ठीक है ना। इसको क्या मान लेते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मानेंगे तो क्या करेंगे इसमें? राइबोसोम। क्यों मानेंगे? क्योंकि इसको पर राइबोसोम है। राइबोसोम का काम भी होता है। क्या होता है काम? प्रोटीन सिंथेसिस करना। मैसेज कहाँ से आता है? डीएनए से आता है कि प्रोटीन कौन सा सिंथेसिस करना है। किसके फॉर्म में? आरएनए का फॉर्म में। ये आरएनए डीएनए क्या होता है? इसको भी पढ़ेंगे, घबराने वाली बात नहीं है।
ठीक है ना, इसके ऊपर पाया जा रहा है। अब मालूम है ये जो ये राइबोसोम है, ये इससे साथ अटैच कैसे होता है? हाँ, ये कुछ ऐसा अटैच होता है कि सन के चिपकने में कुछ चीज रहता है कि बस ऐसा ही से जगह इसे मर जाता है। ये जो है ना राइबोसोम का अटैच के लिए राइबोफोरीन प्रोटीन नाम, राइबोफोरीन प्रोटीन से अटैच होता है। राइबोफोरीन दो प्रकार के होते हैं, राइबोफोरीन प्रोटीन है दो प्रकार के, राइबोफोरीन प्रोटीन 1 और राइबोफोरीन 2, ठीक है ना। तो इसके राइबोफोरीन नामक प्रोटीन से ये क्या होता है, देखो ये मान लो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर छोटा सा राइबोफोरीन प्रोटीन होगा और ये राइबोसोम का अटैच करके रख ले जाता है, ठीक है ना। राइबोफोरीन प्रोटीन, राइबोफोरीन प्रोटीन एनसीईआरटी में नहीं है, इसीलिए एग्जाम में आने की संभावना बहुत कम है, ठीक है ना। लेकिन तभी याद रख लेना राइबोफोरीन प्रोटीन, ठीक है ना। राइबोफोरीन प्रोटीन मालूम है ये न्यूक्लियर ये है ना, क्या है राइबोसोम है। राइबोसोम के पास ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में छोटू सा छिद्र होता है, जितना राइबोसोम होगा ना उसके बेस में छोटू सा छिद्र होगा। क्यों छिद्र होगा कि जो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है ना ये राइबोसोम, वो इस छिद्र के द्वारा इसके अंदर आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है, इसके ल्यूमेन में आ जाता है। ल्यूमेन मतलब खाली सा स्थान, उसको कहते हैं ल्यूमेन में आ जाता है, ठीक है ना। ये लूमेन में आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है। ये इसके अंदर क्यों आता है, इसके अंदर से पैक होके कहाँ जाएगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बाद जाएगा, क्योंकि फंक्शन तो कोऑर्डिनेटेड है, मतलब एक के बाद दूसरा काम करना, दूसरा के बाद तीसरा काम करना, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये क्या है, राइबोसोम है। कैसे अटैच होता है, और राइबोफोरीन प्रोटीन, राइबोफोरीन प्रोटीन से अटैच होता है। कैसे अटैच होता है, राइबोफोरीन कैसे अटैच होता है, राइबोफोरीन प्रोटीन से अटैच होता है। ये देखो अब हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। महत्वपूर्ण बात क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या चीज सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। क्यों सिंथेसिस करेगा, क्यों सिंथेसिस करेगा, क्योंकि उसमें पाया जाता है, हाँ सही बात, उसमें पाया जाता है राइबोसोम। उसमें क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों सिंथेसिस करेगा, क्योंकि उसमें वो क्या सिंथेसिस करेगा, लिपिड सिंथेसिस करेगा। क्या चीज सिंथेसिस करेगा, लिपिड सिंथेसिस करेगा। ये देखो रफ इन सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद कौन सा स्ट्रक्चर था जो इन्डो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आता था, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। क्या है, दूसरा क्या है, गोल्गी बॉडी। क्या है, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी होता क्या है, उसके बारे में जानते हैं, गोल्गी बॉडी होता क्या है। ये देखो एनिमल सेल है, उसके बीच में क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लियस पाया जा रहा है। न्यूक्लियस कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, दो झिल्ली से घिरा हुआ स्ट्रक्चर होता है, राउंड डबल मेम्ब्रेनस पोरस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है ना। फाउंड इन द सेल व्हिच इज द ब्रेन ऑफ द सेल। इसके बीच में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ये क्या गोलू छोटू सा मोटू सा स्ट्रक्चर होता है, राइबोसोम का बना होता है, ठीक है ना, प्रोटीन का बना होता है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है, ठीक है। आइए इसके कंटीन्यूअस क्या होता है, न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटीन्यूअस होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये देखो अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है, कैसे, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से, ठीक है। ये कितने कितने प्रकार के, दो प्रकार के, क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं, दूसरा क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा बार रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एस से स्मूथ, एन बी से एंडोप्लाज्मिक, आर से रेटिकुलम। रेटिकुलम मतलब जाल जैसा, नेटवर्क जैसा फैला हुआ होता है, चारों पट्टी। रफ क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है, इस पर पाया जाता है राइबोसोम। राइबोसोम अटैच किससे रहता है, राइबोफोरीन प्रोटीन से अटैच रहता है। इसके बेस में क्या पाया जाता है, पोर पाया जाता है। पोर मतलब क्या होता है, छिद्र होता है, जिसके माध्यम से प्रोटीन इसके अंदर जाता है, ठीक है। देखो ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आर ई आर है, क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके पड़ोसी में क्या पाया जाता है,
ये ऐसे होता है, पैसा जैसा स्ट्रक्चर समझ लो, इसको इसे काट के इसे देख रहे हैं, सेल के बीच बीच काट गए, ये ऐसा सेल है, इसको बीच बीच काट दिया, या और वाला भाग बन गया, उसको इसे देख रहा है, ठीक है ना। ये क्या है, गोल्गी बॉडी है, गोल्गी बॉडी है। इसका काम क्या होता है, जो ये है ना, आईआरएसी जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, लिपिड सिंथेसिस करता है, उसका मॉडिफिकेशन का काम करता है। ये उसको थोड़ा मॉडिफाई करता है, उसको चेंजेस लाता है, क्या मॉडिफिकेशन की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है, वो बदलाव का काम करता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस कर दिया, भेज दिया, जाओ 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 गोल्गी बॉडी के पास जाओ, ज्यादा इससे आगे का काम मैं नहीं करूंगा। गोल्गी बॉडी कहता है अच्छा तू आया है, लाओ तुम उसका मॉडिफिकेशन करते हैं। ये क्या करता है, मॉडिफिकेशन का काम करता है, इससे बदलाव का काम करता है। कैसे क्या काम करता है, मॉडिफिकेशन का काम करता है। कैसे क्या काम करता है, मॉडिफिकेशन का काम करता है। गोल्गी बॉडी के काम ही है मॉडिफाई करना, ठीक है। सैक लाइक स्ट्रक्चर, संरचना है, सैक लाइक संरचना है, ये ऐसे चपटा चपटा टाइप के, which are सैक लाइक स्ट्रक्चर अरेंज, कैसा होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर, कैसा होता है, अरेंज पैरेलल, पैरेलल अरेंज होता है, which are कनेक्टेड, एसटी स्ट्रक्चर का शॉर्ट फॉर्म में एसटीआर लिख दिया, ठीक है। तुम भी लोग लिखना सीख लो शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। बायोलॉजी में इतना लॉन्ग फॉर्म लिखोगे तो ओ भैया मोटे करना पड़ा पड़ेगा, फिर रिवाइज ही नहीं होगा। कनेक्टेड, ठीक है ना, इंटर व्हिच आर इंटरकनेक्टेड। इसका देखो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर को ये ऐसे है, इसको प्लॉट कैसे बना है, कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, इसको काट के देखने तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। जो इसका डायमीटर होता है ना, डायमीटर मतलब डायमीटर समझ रहे हो, गोल चीज का जो बीच का जो रेखा जाता है उसे डायमीटर या व्यास कहते हैं, ठीक है ना। इसका डायमीटर होता है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर के करीब होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के डायमीटर की बात की जाए, माइटोकॉन्ड्रिया उसका डायमीटर होता है 1 से 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, ठीक है ना। और उसकी लंबाई होता है 1 से 4.1 माइक्रोमीटर, ठीक। लेकिन ये जो गोल्गी बॉडी की बात की जाए, गोल्गी बॉडी के डायमीटर के ये मालूम है, देखो इसका डायमीटर कौन लिख जाते, इसका डायमीटर की बात की जाए 0.5 से 1 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मतलब कि 1 मीटर से 10 लाख गुना छोटा, ठीक है ना, उतना होता है इसका डायमीटर। हम छोटू सा इतना छोटा कि देख भी नहीं सकते हैं। देखो सैक, देखो ये क्या है, गोल्गी बॉडी। इसके खोज किसने की है, कैमिलो गोल्गी। कितने में, 1898 में। इन्हीं के नाम से ये साइंटिस्ट है, गोल्गी चाचा के नाम से इनका नाम गोल्गी, इसका नाम गोल्गी बॉडी रखा गया, ठीक है ना। जो इसका होता है ना, ये डिस्क शेप होता है, ठीक है ना, डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर, डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, डिस्क लाइक होता है। डिस्क होता कहाँ है, देखो ये है ना, चपटा सा गोल चपटा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, डिस्क लाइक होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सैक या सिस्टर्नी। इसको क्या कहते हैं, सैक या सिस्टर्नी। एक है, दो है, तीन है, इसको क्या कहेंगे, सैक या सिस्टर्नी कहेंगे।
जो इसका जो फेस होता है, जो ऊपर वाला ऐसे करके उठा के ऐसे लाया है, ठीक है ना, जो इसका ऊपर वाला फेस होता है उसको क्या कहेंगे, कॉनकेव, कॉनकेव या सिस फेज या फॉर्मिंग फेज, कॉनकेव फेज, सिस फेज या फॉर्मिंग फेज, फॉर्मिंग फेज। ऐसा क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स या ट्रांस या मैच्योरिंग फेज, क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स या ट्रांस या मैच्योरिंग फेज। ये बनता कैसे है, देखो ये आर है, इसका ना प्रोटीन सिंथेसिस हुआ। ये प्रोटीन क्या होता है, वेजाइकल पैक होके मेम्ब्रेन के अंदर पैक होके इसके अंदर आता है, यहाँ से आता है, ठीक है ना, वेजाइकल के अंदर पैक होके इसके अंदर आता है। इसका फॉर्मिंग फेज से जो बनने वाला है, फॉर्मिंग मतलब बनने वाला, कॉनकेव मतलब देखो ये है ना, ये ऐसे है स्ट्रक्चर है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है ना, उसका ये वाला पार्ट है ना, ये कॉनकेव कहलाता है। क्या कहलाता है, अंदर गहरा वाला पार्ट है ना, क्या है, कॉनकेव कहलाता है। कॉनकेव लेंस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के बारे में तो पढ़े ही होगा, ऐसा ही कुछ है। कॉनकेव कहलाता है, क्या कहलाता है, कॉनकेव, केव मतलब गुफा, गुफा वाला भाग है उसको क्या कहेंगे, कॉनकेव कहेंगे। और जो भरा हुआ भाग है उसको क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स कहेंगे। अब फॉर्मिंग मतलब बनने वाला, फॉर्मिंग मतलब बनने वाला। अब मैच्योरिंग जो बन चुका है, मैच्योर हो चुका है, उसे क्या कहेंगे, मैच्योरिंग फेज कहेंगे, ठीक है ना। ये मटेरियल आता है, ये जो गोल्गी बॉडी का फॉर्मिंग है उसे जाके जुड़ जाता है, ठीक है ना, अपना जो भी मटेरियल इसके अंदर रिलीज कर देता है। क्या करता है, रिलीज कर देता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो फॉर्मिंग फेज होता है ना और मैच्योरिंग फेज होता है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। इंटरकनेक्टेड होता है लेकिन इंटायरली डिफरेंट। इम्पोर्टेंट स्टार मार्क लेके लिख लो, फॉर्मिंग फेज, फॉर्मिंग फेज एंड मैच्योरिंग, मैच्योरिंग क्या है, कॉन्वेक्स, फॉर्मिंग क्या है, कॉनकेव, मैच्योरिंग फेज, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में समझ में आ गया ना। देखो ये गुफा वाला पार्ट है, जो धंसा हुआ पार्ट है उसे कॉनकेव कहेंगे, और उभरा हुआ पार्ट है उसे क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स कहेंगे, ठीक है ना। फॉर्मिंग फेज या मैच्योरिंग फेज आर इंटायरली डिफरेंट, बिल्कुल अलग होता है। ये बर्फ है, मैच्योर हो रहा है, इसका स्ट्रक्चर मतलब इंटायरली अलग ही होता है। डिफरेंट, अलग ना, बट आर इंटरकनेक्टेड, लेकिन जुड़ा हुआ होता है एक दूसरे से। क्या चीज होता है, जुड़ा हुआ होता है एक दूसरे से, बट इंटरकनेक्टेड। जो फॉर्मिंग फेज है, मैच्योरिंग फेज है, वो अलग ही होता है लेकिन जुड़ा हुआ होता है एक दूसरे से। अलग नहीं, जुड़ा हुआ रहता है लेकिन जो इंटरनली डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, ध्यान में रखना, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ से देखो, यहाँ से मटेरियल आया, पैक होके आया, इसके अंदर मॉडिफिकेशन होगा। यहाँ से मटेरियल पैक होके आया, इसके अंदर यहाँ से जुड़ेगा, जो भी अपना मटेरियल इसके अंदर रिलीज करेगा, इसके अंदर क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा। मान लो कि लिपिड आया, लिपिड आया तो इसका अंदर मॉडिफाई होगा। ये देखो एसीआर लिपिड बनाया, एसीआर क्या क्या लिपिड बनाया, और क्या क्या ये इसको अंदर वेजाइकल रूप में इसको दे दिया, क्या गोल्गी बॉडी के, गोल्गी बॉडी उसका काम करेगा, उसको थोड़ा मॉडिफाई करेगा, उसे लिपिड को मॉडिफाई करके बनाएगा, ग्लाइकोलिपिड बनाएगा। क्या बनाएगा, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड क्या होता है, लिपिड के अंदर, लिपिड में क्या चीज जुड़ जाएगा, ग्लूकोज जुड़ जाएगा, ग्लूकोज जोड़ देगा, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा। प्रोटीन आया, क्या आया, प्रोटीन आया,
उसमें ग्लूकोज जोड़ देगा, क्या बना जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन बना देगा। ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड है उसको क्या बना दिया? ग्लाइकोलिपिड बना दिया। प्रोटीन है उसको क्या किया? ग्लाइकोप्रोटीन बना दिया। ये क्या होता है? फॉर्मिंग फेज होता है। क्या होता है? मैच्योरिंग फेज होता है। सिस फॉर्मिंग फेज, कॉन्केव फेज, ट्रांस मैच्योरिंग फेज, कॉन्वेक्स फेज, ठीक है ना? सारा उसका ही नाम है। इसके बाद जो स्ट्रक्चर आता है वो क्या आता है? लाइसोसोम का। कौन सा स्ट्रक्चर आता है? लाइसोसोम का। क्या चीज आता है? लाइसोसोम का स्ट्रक्चर आता है। दूसरा क्या आता है? लाइसोसोम आता है। क्या आता है? लाइसोसोम आता है। एनिमल से बनाते हैं, ठीक है, लॉन्ग वाला एनिमल से। इसके अंदर क्या पाया जा रहा है? न्यूक्लियस पाया जा रहा है, ठीक है ना? क्या पाया जा रहा है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए या क्रोमोसोम। आप क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पता है क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। इससे कंटीन्यूअस क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कंटीन्यूअस होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो प्रकार का होता है। कौन? रफ है, एक और क्या होता है? स्मूथ होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। इसके अंदर जिसका नाम रफ होता है, ठीक है ना? ये क्या है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड पड़ोसी में होता है। क्यों? इसका फंक्शन कोऑर्डिनेट होता है। उसके बाद क्या होता है? लाइसोसोम, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, एक मेम्ब्रेन पाया जाता है। इसके अंदर क्या भरा रहता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। देखो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर which are formed from the packaging of Golgi body, ठीक है? ये लाइसोसोम है। देखो लाइसोसोम में जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, क्या पाया जाता है? पचाने वाला एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पचाने वाला एंजाइम पाया जाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। वो क्या होता है? ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। वो दरअसल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिक्रीट होता है। कहाँ सिक्रीट होता है? ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जान लो कहाँ होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिक्रीट होता है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक जो देखो ये लाइसोसोम है, इसके अंदर क्या भरा होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक यानी पचाने वाला एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, LYTIC, लाइटिक एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एग्जांपल क्या है? लाइपेज, लिपिड के पचाने वाला एंजाइम होगा, लाइपेज कहते हैं। और क्या होता है? प्रोटीएज, प्रोटीन के पचाने वाला एंजाइम। और क्या था? न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड के अंदर आता है। न्यूक्लियस एसिड को पचाने वाला एंजाइम। और क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना? ये सारा एंजाइम होता है, झिल्ली के अंदर भरा रहता है, ठीक है ना? इसका झिल्ली के अंदर भरा रहता है। क्या काम करता है? पचाने के काम करता है, ठीक है ना? ये फूड फैक्ट्री से जाके मिल जाएगा। ये देखो प्राइमरी लाइसोसोम ER से निकला, ठीक है ना? इसके बाद देखो होता क्या है इस प्लांट से। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता क्या है? इसमें सिक्रीशन होता है। का चीज का सिक्रीशन होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना? और ये फॉर्म होके डायरेक्टली यहाँ से जाके जुड़ेगा, गोल्गी बॉडी से जाके जुड़ेगा डायरेक्टली। ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बना वो गोल्गी बॉडी को ट्रांसफर हो जाएगा। ये डायरेक्टली हो जाएगा, नहीं तो क्या चीज होगा? ये यहाँ से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेजाइकल के फॉर्म में क्या इनसे जाके जुड़ेगा। अब इसमें थोड़ा मॉडिफाई करेगा, आप पिंच ऑफ कर देगा यहाँ से। ये छोटू सा ये चपटा होगा, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होगा, निकल जाएगा।
तो वो क्या हो गया, लाइसोसोम हो गया, ठीक है ना। ये मेम्ब्रेन पिंच हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है ना। तो उसे क्या होगा, लाइसोसोम हो गया, क्या होगा, लाइसोसोम हो गया। अब बेसिकली जो लाइसोसोम में एंजाइम होता है वो कहाँ बनता है, हाँ, रॉब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है, ठीक है। वो पिंच ऑफ निकल हो यहाँ से निकलता है, ठीक है ना। और ये जो लाइसोसोम है इसमें अंदर क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, मतलब लिपिड को भी पचा सकता है, प्रोटीन को भी पचा सकता है, न्यूक्लिक एसिड को पचा सकता है, कार्बोहाइड्रेट को पचा सकता है। या मोटे तौर पर कहा है कि सेल और इस सेल के अंदर कोई जो भी चीज मौजूद है उसको पचा सकता है, जरूरत पड़े तो पूरा सेल को भी पचा देगा। इसीलिए इसको सुसाइड बैग भी कहते हैं, सुसाइड बैग। बैग किसका, सेल का, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। कैसा स्ट्रक्चर देखो, इसे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, इसे देखो इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा रहता है, ठीक है ना। ये माइक्रोमीटर में होता है, इतना छोटा होता है, मतलब बहुत छोटा होता है, इसको आंख से नहीं देख सकते हैं। गोल ब्लैडर से जो पीठ की थैली जिसे कहते हैं उससे लाइसोसोम से कंफ्यूज मत होना, वो माइक्रो हो तो उसको आंख से देख सकते हैं आसानी से, लिवर के पास पाया जाता है। लेकिन ये लाइसोसोम होता है सेल के अंदर पाया जाता है, छोटू सा होता है, इतना छोटू सा होता है, उसे देख नहीं सकते हैं, सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहते हैं। अगर ये फट गया तो सारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बाहर साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा और सारा सेल ऑर्गेनेल को पचाने का काम कर पचा देगा, सारा सेल ऑर्गेनेल पचाएगा, सेल में मर जाएगा। मालूम है ये है ना लाइसोसोम जो बिना जरूरत के ऑर्गेनेल है, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा हो गया, ऑर्गेनोलॉजी की जरूरत नहीं है, मान लो कोई भी ऑर्गेनेल बहुत ज्यादा हो गया, उसे जरूरत अभी नहीं है, तो उसको क्या करेगा, उसे जाकर मिल जाएगा और सेकेंड उसको पचा देगा, उसको पचा देगा, ठीक है ना। फूड को पचाने का काम करेगा, फूड आएगा तो उसे फूड वैक्यूल के साथ मिल जाएगा और सेकेंडरी लाइसोसोम बनाएगा। ये क्या तुरंत बना है, तुरंत बना है, प्राइमरी फूड वैक्यूल के साथ मिल गया सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है ना। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या पाया जा रहा है, क्या पाया जा रहा है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जा रहा है, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन होता है, सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। लाइसोसोम भी कई प्रकार के होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम। और क्या वैक्यूल है, वैक्यूल है, वैक्यूल कैसा होता है, गोलू सा स्ट्रक्चर होता है, इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है ना उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं, नाम याद रख लेना। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। सेल है, मान लो कि ये थोड़ा सा नहीं बनाते, ठीक है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पर गोल्गी बॉडी बना है और यहाँ पर लाइसोसोम बना दिए, यहाँ पर वैक्यूल है। ये जो भी बेकार सा पदार्थ होता है ना जो बाहर निकलना हो सेल से, जो वध ना हो, रेसिडुअल पदार्थ हो, वो क्या वो वैक्यूल के अंदर इकट्ठा होके एक इकट्ठा होगा, पिंच ऑफ हो जाएगा। इसे ये देखो गोल्गी बॉडी है, जो चीज जरूरत की नहीं है वो वैक्यूल के अंदर इकट्ठा होगा, पिंच ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। फूड वैक्यूल भी होता है, वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल हो गया, गैस वैक्यूल हो गया जिसके अंदर गैस भरा हुआ हो, फूड वैक्यूल जिसके अंदर फूड भरा हुआ, अब बिना अनडाइजेस्टिव मटेरियल भी भरा रहता है वो भी वैक्यूल बना लेता है। वैक्यूल मतलब पैकेजिंग स्ट्रक्चर, पैक हुआ में कुछ भरा रहता है, फूड कभी कभी फूड भरा रहता है, कभी कभी एयर भरा रहता है और कुछ कुछ में जो अनवांटेड पदार्थ भरा रहता है उससे जाके ये चीज होगी जगह सेल से बाहर कर देगा जो अनवांटेड पदार्थ है चीज को, ठीक है ना। जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल के आउटर लेयर क्या होता है, सेल और उसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके जो साइटोप्लाज्म होता है उसका न्यूक्लियस होता है, पूरे से न्यूक्लियस उसके भी होता है, प्लांट का भी होता है, ठीक है ना। डीएनए होता है, न्यूक्लियोलस होता है। इसका जो वैक्यूल है ना वो 90% जो स्पेस है उसको ऑक्युपाई कर ले जाता है, 90%। इसके अंदर अनवांटेड मटेरियल भरा रहता है वैक्यूल के अंदर, जो ये वैक्यूल है उसके अंदर क्या भरा रहता है, अनवांटेड मटेरियल, जो सेल की जरूरत नहीं वैक्यूल के अंदर चला जाएगा।
मालूम है ये इसको क्या कहेंगे, टोनोप्लास्ट। वैक्यूल आउटर मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, टोनोप्लास्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, टोनोप्लास्ट। जो ये है ना सेल को जो जरूरत है ना तो इसका अंदर चल जाएगा। तो जो है ना ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा जाता है, एक्टिव मैंने एनर्जी खर्च करके जो सेल की जरूरत है इसके अंदर चलेगा। प्लांट में क्या होता है, सेल की जरूरत है उसके अंदर चलेगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा। तो जो वैक्यूल का कंसंट्रेशन होता है ना, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन गाढ़ापन, कंसंट्रेशन मतलब होता है क्या, गाढ़ापन, कंसंट्रेशन स्लाइटली हाई होता है किससे, साइटोप्लाज्म से। हाइयर देन किससे, साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है उससे इसका जो कंसंट्रेशन है वैक्यूल का वो स्लाइटली हाई होता है, थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे आउटर में क्या करता है, टोनोप्लास्ट करते हैं। प्लांट में 90% स्पेस को घेर रहता है और छोटे से भाग में लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है। बड़ा भाग में क्या रहता है, वैक्यूल रहता है, ठीक है ना। यही अमीबा की बात की जाए, अमीबा की बात की जाए वो उसमें क्या पाया जाता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। क्या चीज पाया जाता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। क्या चीज पाया जाता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। वो क्या चीज करता है, एक्सक्रीशन में मदद करता है, एक्सक्रीशन में मदद करता है, हेल्प इन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, अनवांटेड पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना, उसे एक्सक्रीशन करना, ठीक है ना। एक्सक्रीशन, हेल्प इन एक्सक्रीशन, ठीक है। अमीबा में कौन सा होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। वो क्या चीज करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। क्या चीज करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। अब मेनी सेल में क्या होता है, प्रोटिस्टा, कुछ सेल में तो फूड वैक्यूल बनता है, इंगल, जैसे यहाँ से आया प्रोटिस्टा, ऑस्टिस्टा, सिंगल प्रोटिस्टा, मोनेरा प्रोटिस्टा। अमीबा भी एक प्रोटिस्टा है। देखो जो भी जगत में जीव है ना उसको 5 किंडम में बांट दिया गया है। कितने किंडम में, 5 किंडम। पहला क्या होता है, मोनेरा होता है, उसमें बैक्टीरिया आते हैं। प्रोटिस्टा होता है, प्रोटिस्टा के बाद क्या होता है, फंजाई होता है। उसके बाद क्या होता है, प्लांटी होता है और एनिमिलिया होता है। सारे जगत में जो भी जीव है, जो भी जीवित चीज है उसको क्या किया है, 5 किंगडम में बांट दिया। कितने किंगडम में, 5 किंगडम में बांट दिया है। एक क्या है, मोनेरा, दूसरा क्या है, प्रोटिस्टा, तीसरा क्या है, फंजाई, चौथा क्या है, प्लांटी, पांचवा क्या, एनिमिलिया। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे 11th क्लास के चैप्टर 1 2 3 1 में नहीं 2 3 और 4 में तब के इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो प्रोटिस्टा होता है वो, अमीबा भी एक प्रोटिस्टा ही है, ठीक है ना। अमीबा पैरामीशियम प्रोटिस्टा के अंदर आता है, ठीक है। सिंगल सेलर नहीं, यूकैरियोटिक, ठीक है। ये होता है ना, बाहर से ये फूड में वैक्यूल को ले, फूड के लेता है, अंदर इंगोल्फ कर लेता है, ठीक है ना। मैनी प्रोटिस्टा फूड को लेता है, इंगोल्फ करके वैक्यूल को बना लेता है, चारों पट्टी से मेम्ब्रेन से घेर लेता है। ये मान लो कि ये जो प्रोटिस्टा है, ठीक है ना, ये फूड देखा, फूड देखा तो इसको ये अपना मेम्ब्रेन ऐसे बढ़ाएगा, ये ऐसे करके ऐसे पिंच अप करेगा, यहाँ से मेम्ब्रेन बढ़ा लेगा, ये फूड वैक्यूल अंदर लेगा। तो क्या पाया जाता है, फूड वैक्यूल पाया जाता है। फूड वैक्यूल क्या, मेम्ब्रेन के अंदर खाना भरा है उसे फूड वैक्यूल कहेंगे। मेम्ब्रेन के अंदर गैस भरा है, गैस वैक्यूल कहेंगे। मेम्ब्रेन के अंदर अनडाइजेस्टेड मटेरियल भरा हुआ, रेसिडुअल वैक्यूल कहते हैं, रेसिडुअल बचा हुआ वैक्यूल। ये इंपॉर्टेंट है। अमीबा कौन सा वैक्यूल पाया जाता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या चीज करता है, एक्सक्रीशन, जो भी अनवांटेड पदार्थ है शरीर से उसको बाहर निकालने में मदद करता है। क्योंकि अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, एक ही सेल का बना होता है, ठीक है ना। तो सारा काम एक ही सेल के अंदर होगा, खाना खाना, पचाना, उसको इंगल्फ करना, उसको पचाना, डाइजेस्ट करना, डाइजेस्ट कौन करेगा, लाइसोसोम करेगा, ठीक है ना। लाइसोसोम में हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम पाया जाता है, इसलिए डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आज कंप्लीट हुआ। कल मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए क्या एनसीईआरटी पढ़ो और रिवीजन